आज हम ये चौथा चैप्टर देखने जा रहे हैं, ऊष्मा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या काम की चीज़ें हैं, उनको निकाल लेते हैं। शुरू के पैराग्राफ किसी काम के नहीं हैं, आप इनको छोड़ सकते हैं। गर्म तथा ठंडा, ये तुलनात्मक कंसेप्ट होता है। कहने का मतलब आप कंपेयर करते हैं और किसी चीज़ को छूते हैं, अगर वो आप जैसा उस समय आपके शरीर का टेम्परेचर है उससे ठंडा महसूस होती है तो ठंडा कहते हैं, उससे गर्म होता है तो गर्म कहते हैं। सारी सामान्य बातें हैं। आगे जहाँ पे प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि स्पर्श इंद्री पर विश्वास हमेशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप हमेशा एक्यूरेट टेम्परेचर माप भी नहीं सकते। इसके लिए हमको कुछ एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि हम टेम्परेचर नापें। तो वो जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति है उसे ही थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि थर्मामीटर का काम क्या होता है, ताप मापने का होता है, सबको पता भी है, सिंपल सी बात है। तापमापन जब हम करते हैं तो उसमें कई तरह के थर्मामीटर उपयोग करते हैं। एक तापमापी, जब आपको कभी बुखार आता है तो शरीर का ताप उससे नापते हैं कि टेम्परेचर कितना है शरीर का, तो उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए, ये सारी चीज़ें आप करके देख लीजिएगा मन होगा तो यहाँ पर ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लें कि डॉक्टर थर्मामीटर वास्तव में होता क्या है। तो देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये फिगर है। आगे हम इसमें देखेंगे डिटेल में, ये इसके पैमाने को दिखाया गया और ये फिगर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास वाली कांच की नली लगी होती है और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है, तो ये पारा आपको ध्यान रखना है कि पारा होता है। और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। तो यही धारी देखकर हम जानकारी लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी आ गए हैं। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाते हैं, घुमा के दिखाई देती है। थर्मामीटर पर आपको ताप का मापने का एक मापक्रम यानी स्केल जो होता है, स्केल लिखा होता है और उपयोग किए जाने वाला ये तापक्रम सेल्सियस स्केल पे होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें कैसे उसकी जो नापते हैं ताप, उसका मात्रक क्या होता है, तो सेल्सियस होता है। और जैसे 0 डिग्री सी के द्वारा दिखाते हैं, जैसे 15 डिग्री सी, तो 15 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब हुआ। ऐसे 32 डिग्री सी जो भी आप लिखेंगे तो सेल्सियस के लिए सी आता है। अब यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक के ही ताप को हम मापते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम विचार करें। तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि इतना ही थर्मामीटर में क्यों लिखा होता है, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे मापते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक ये जो समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये यूनिट है 1 डिग्री, तो इसका आधा जाएंगे तो ये हाफ डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री का अगर यहाँ से यहाँ तक है और इसको 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड कर दे तो ये 1/5 यानी कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उपयोग से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। धोते क्यों है, धोने के लिए किसी प्रतिरोधी रोगाणुरोधी घोल का उपयोग करते हैं। अपने हाथ में कसकर पकड़ते हैं, कुछ झटके देते हैं। झटके देने से पारे का तल नीचे चला जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि झटका क्यों दिया जाता है, तो इसी कारण से। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब ये आ जाता है, अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। कभी कभी इसको साइड में भी आप रख सकते हैं, बगल में दबा के, ठीक है। अब ये यहाँ पर ध्यान रखना यह है कि शरीर का तापमान क्या आया। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। 37 डिग्री से केवल 37 लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है। 37 क्या, किलोग्राम नहीं। तो अब यहाँ पर जो इसको आपने नापा, वो यहाँ पर एक प्रश्न ये बन रहा है कि इसको 35 से 42 के बीच में ही क्यों रहता है। इसका उत्तर आपको देना है। सावधानियाँ जो इसमें लिखी हुई हैं वो यही हैं कि इसको सही से एंटीसेप्टिक से धो लेना चाहिए, प्रतिरोधी जिसे कहते हैं, और सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि 35 डिग्री से नीचे इसका है थर्मामीटर का पारा कि नहीं। और थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, किसी कठोर वस्तु से टकराया ना टूट जाएगी। तो ये सारी सामान्य बातें हैं। अब शरीर का तापमान अगर क्या नापेंगे तो सबका 37 डिग्री ही आएगा, नहीं, ये डिपेंड करता है कि किसी का कम आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है कि 37 डिग्री होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के तापमान को नापने के लिए ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए डिजाइन किया जाता है। तो मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता।
ये कभी भी 35 डिग्री से, नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं, इससे कम नहीं होगा, और 42 डिग्री से ये अधिक नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इसी के बीच रहता है तो इसमें जो पैमाना बनाया जाता है वो इसी कारण से इतना ही बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से बचना चाहिए, ऐसा करने से ये टूट सकता है, बेकार हो जाएगा। प्रयोगशाला तापमापी जो होता है, प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है, तो हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं प्रयोगशाला में, या कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं उस तापमापी की बात हो रही है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। ऐसे ही मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। इसको यही नाम दे देते हैं क्योंकि इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान हमको मापते हैं। और कैसे इसका उपयोग करते हैं, तो प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना, तो बीकर में जल रख लेंगे, उसमें डालेंगे तो ये टेम्परेचर बता देगा, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं, जो अगला है ऊष्मा का स्थानांतरण की। इसमें जो भी ये तापमान और चीज़ें दी हुई हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके काम की नहीं है, कंपटीशन की दृष्टि से कोई। अब इसमें दिया है कैसे उपयोग करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप सबको पता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं कि पारा एक विषाक्त पदार्थ है और ये तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय यानी डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, तापमापी, अंकीय तापमापी उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये काफ़ी अच्छे हैं ये इस उपयोग के मामले में, और ये डिजिटल है। ऊष्मा का स्थानांतरण अब हमको आगे पढ़ना है। संभवतः आपने देखा होगा, हम देखते हैं कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। पहले ज्वाला से बर्तन की ओर गई तभी तो वो गर्म हुआ, और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे फिर से ठंडा हो जाता है। आप तवे को रखते हैं रोटी बनाने के लिए, तो तवे पे आप देखिए, स्पर्श करके मत देखिए, दूर से छू के, थोड़ी देर रखा रहेगा, खूब गर्म हो जाएगा, दूर से ऐसे महसूस करिए, छूना तो फिर टच ही हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही प्रभावित होती है। एक बार जब आपने नीचे चूल्हा जलाया और तवा ठंडा था तो नीचे चूल्हा जो उसमें लौ निकल रही थी उससे तवा गर्म हो गया, और उसके बाद में तवा जब गर्म है उसके बाद में थोड़ी देर रख देंगे तो तवा ठंडा हो जाए, तो तवे की ऊर्जा फिर कहाँ चली गई, आसपास की चीज़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आगे इसको हम देखते हैं कि वह प्रक्रम, इसको हम देख लेते हैं कि इसको बोलते क्या है। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चालन कैसा प्रक्रम है, तो एक इसमें वस्तु होना चाहिए जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरण हो रहा है, तो ये चालन विधि बोलते हैं। ठोसों में प्रायः चालन के प्रक्रम के द्वारा ही स्थानांतरण होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चालन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, तो क्या लकड़ी में भी ऐसा होगा? नहीं। धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या कभी किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि लकड़ी में उतना ज़्यादा स्थानांतरण नहीं, हल्का फुल्का गर्म होगा तो होगा, क्योंकि धातु में जितना स्थानांतरण होता है उतना इसमें नहीं होता है। ये बात ये बता रहे थे। अब जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, ये ध्यान रखिए। और इसके उदाहरण है जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, कापर यानी तांबा। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं उसे कुचालक कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी इससे नहीं जाएगी। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जो कुचालक है यानी कि ऊष्मा को नहीं जाने दे रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। गर्म हवाएं आप महसूस करते हैं जल में, गर्म और ठंडा, तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है इसको हमको देखना है। तो इसमें देखने के लिए ये क्रियाकलाप हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। अब आप जल को गर्म करेंगे तो उसमें कैसे क्या होगा, या आप अपनी जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसमें देखते रहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तब जो गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा स्थानांतरण इस प्रक्रिया में जो हो रहा है वो संवहन विधि से होता है, ठीक है ना।
तो जल जब ये नीचे से कुछ आप जला के गर्म कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे चालन हुआ था, यहाँ पे संवहन विधि से हो रहा है। तो ये संवहन याद रखना है आपको कि जब तक गर्म होता रहेगा तब तक सारा जल गर्म ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो गर्म होने की प्रक्रिया है स्थानांतरण की ऊष्मा के, इसको संवहन कहते हैं। और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, ये हम बात करें तो ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है और इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाएगी और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी तो ये ऊपर ऐसे निरंतर उठती रहेगी। अब यहाँ पर जो यहीं से खेल स्टार्ट होता है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे मानसून पढ़ते हैं आप और हवाओं का चलना, पवनों का, तो आगे की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इतना आप समझ लीजिए कि जो भी हवा गर्म होगी उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो गर्म होकर हमेशा हल्की होती है और ऊपर जाती है, और जो हवा ठंडी होती है वो भारी होकर हमेशा नीचे आती है। ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, समुद्र समीर, थल समीर, और समुद्र तथा थल समीर को समझाया गया है। मैंने आपको बताया कि जो भी हवा गर्म हो रही है तो गर्म होकर ये ऊपर की ओर जाने की इसमें प्रवृत्ति है और ठंडे वाले में नीचे आने की। समुद्र समीर और थल समीर के बारे में हम जान लेते हैं, प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या वहाँ पर आप अगर कभी जाएंगे तो देखेंगे कि दिन के समय स्थल यानी कि जो धरती है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाते हैं। निश्चित है, आप देखेंगे जो आप महसूस करते हैं यहाँ पर भी, तो जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो स्थल है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, क्योंकि यहाँ पर जब ये गर्म होंगे तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो जब ऊपर जाने लगेगी तो जो दूसरी हवा है समुद्र के, क्योंकि पास में समुद्र है, तो वहाँ से हवा आके इसको कवर करने की कोशिश करेगी। और जब इसको वो कवर करने लगेगी तब क्या होगा, एक चक्र बनेगा। उधर से हवा आ रही है समुद्र की ओर से, इधर वाली जा रही है। तो चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाएगी और समुद्र की ओर से जो हवा आ रही है दूसरी ठंडी हवा, तो उसे समुद्र समीर कहेंगे। समुद्र समीर की जो ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं कि ठंडी हवा उनको मिले, क्योंकि ऐसे एरियाज में गर्मी भी बहुत होती है। और रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। अब रात में क्या होगा, दिन में स्थल गर्म जल्दी हुआ था तो रात में स्थल ठंडा जल्दी हो जाएगा, जल्दी ठंडा होगा। और समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होगा, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगेगी। दिन में क्या हुआ था, समुद्र की ओर से वायु आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी और यहाँ की वायु उठकर चली गई थी, तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की वायु आ रही थी। अब रात में क्या होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा अपेक्षाकृत समुद्र गर्म रहेगा, तो यहाँ की वायु वहाँ जाने लगेगी समुद्र की ओर। तो इसे क्या कहेंगे, क्योंकि थल की तरफ से जा रही है, ठीक है, तो इसको थल समीर कह देंगे। वो समुद्र की ओर से आ रही थी, जहाँ से जाती है वही नाम देते हैं, तो वो समुद्र समीर हो रही थी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हो गया। आप देख लीजिए, समुद्र समीर में समुद्र की ओर से ये हवा आ रही है, ये देखिए, और थल समीर में ये दिन है और ये रात के समय इधर से इधर जा रही। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, थल समीर कब चलेगी, तो रात्रि में, समुद्र समीर दिन में, ठीक है। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। आगे हम बात करें तो ये थल समीर हम जान गए। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, तो चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए अब कुछ दूसरा होगा, क्योंकि चालन और संवहन दोनों के लिए, जैसे संवहन के लिए आपको जल की जरूरत थी, एक माध्यम होना चाहिए, ऐसे ही चालन के लिए भी एक सिरे से दूसरे सिरे में ऊष्मा का स्थानांतरण धातुओं में हो रहा था। यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, सूर्य कहाँ है, आप कहाँ हैं, इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो दूसरा एक प्रक्रम है जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जहाँ पे ऐसे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, संवहन और चालन जैसे माध्यमों की, तो विकिरण ये है, इसी के माध्यम से हम सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यही माध्यम विद्यमान, जो अगर माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जैसे कोई हीटर के सामने हम बैठते हैं तो बीच में हमारे और हीटर के अगर कुछ होगा तो करंट मारेगा, कुछ होता नहीं है, लेकिन ऊष्मा हमको मिलती रहती है। ज्वाला से हटाकर रखा गया बर्तन भी दूर होता है लेकिन गर्म हो जाता है, ठीक है, ऐसे ठंडा भी वो हो जाता है। तो ये विकिरण हो गया। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। चालन में जैसे धातु वाला उदाहरण दिए थे,
ऐसे संवहन था, संवहन में जैसे जल की ज़रूरत पड़ रही थी, गर्म कर रहे थे। और ऐसे विकिरण, आप सूर्य वाला जो उदाहरण है इसको याद कर लीजिए कि इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई माध्यम जरूरी नहीं होता है। तो सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊर्जा विकिरित करते हैं। कोई भी पिंड जब गर्म हो जाएगा तो उसमें ऊर्जा का जो विकिरण होता है तो ये ऊष्मा विकिरित होगी, उसमें ऊष्मा का विकिरण होगा। और जब ये ऊष्मा विकिरित किसी अन्य धातु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा। जैसे आप किसी आग के सामने, हीटर के सामने बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी उसकी सारी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ तो इधर उधर जाएगा। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का तापमान बढ़ेगा जो अवशोषित होगी, और जो विकिरित हो जाएगी। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श इसीलिए दिया जाता है कि वो विकिरित कर दे, जो विकिरित हो जाएगी वो आप में शरीर में अवशोषित नहीं होगी। सर्दियों गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार इसी पे डिपेंड करेंगे। और गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि अगर गहरे कलर के हम वस्त्र पहनेंगे तो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा होगा गहरे कलर के कारण, और सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उसको वो अवशोषित करके हमको गर्म कर देगा, हमको गर्मी लगेगी। ठीक है। और जब ठंडक का मौसम होगा तो हम गाढ़े कलर के कपड़े पहनेंगे कि ज़्यादा अवशोषण हो सके। तो एक ये कंसेप्ट होता है। और हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन का भी इस्तेमाल करते हैं, विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? बाहर की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, यानी कि एक दीवार ये और बीच में वायु भरी हो, तो बाहर से चाहे वो ठंडक हो चाहे गर्मी हो इधर नहीं आ पाएगी अंदर, तो आप अंदर आराम से रह सकते हैं, एक समान टेम्परेचर बना रहेगा। ऐसे भवन पहले बनाए जाते थे। ऐसा करने की विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो आजकल उपलब्ध है, और इसमें जो ईंटें लगाई जाए वो खोखली हो तो बीच में वायु भरी रहेगी। तो जो गर्मी में हम इस्तेमाल करेंगे हल्के वस्त्र, वो परावर्तित कर देते हैं, यहाँ पे मैं आगे बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो परावर्तित कर देते हैं ऊष्मा को, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। और सफ़ेद जैसे है, हल्का आसमानी कलर का, ऑफ वाइट किसी को जैसे बहुत पसंद है तो उस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। और गाढ़े कलर के जैसे खूब ब्लैक, ऐसे कलर के ब्लू, इस तरह के ब्लैक खास करके खूब ज़्यादा यह कर सकते हो। और सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऊन उष्मारोधी होता है, कल भी हमने ये बात की थी। और इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, जो वायु फंस जाती है तो ये क्या होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं और शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से ये रोकते हैं। तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो अंदर ही बनी रहती है। कभी कभी जब आप ज़्यादा ठास के पहन लेंगे कुछ इनर उनर कुछ ज़्यादा तो गर्मी भी लगने लगती है। तो सर्दियों में एक मोटे कंबल अथवा ऊपर से एक जुड़े दो पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करना है तो आपको दो जो जुड़े कंबल हैं उनका इस्तेमाल करिए, भले पतला हो। एक मोटा कंबल उतना गर्म नहीं करेगा, क्योंकि जब दोनों पतले कंबल उनके बीच में वायु भर जाएगी और वो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देगी। तो दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है, इसलिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। शब्दावलियाँ सारी आपको नोटबुक में लिखनी है, सारी समझा दी गई हैं। क्या सीखा हमने, सारांश देख लेते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें अपनी स्पर्श इंद्रिय पर केवल विश्वास नहीं करना चाहिए, कुछ विधि का उपयोग करते हैं, जैसे तापमापी का उपयोग करते हैं। तो ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताप क्या है तो कितना गर्म है कोई चीज़, वही बताता है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर ये 35 से 42 डिग्री के बीच में इसका पैमाना होता है। क्यों होता है मैं बता चुका हूँ। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं और इन तापमापियों का प्रसार ये -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का तापमान ये पूछा गया है आईएएस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहीं पर ये चैप्टर थोड़ा सा और सारांश दिया हुआ है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, हमेशा याद रखिएगा, हाई टू लो। और यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों के माध्यम से जाती है। तीनों प्रक्रम हम बता चुके हैं, चालन, संवहन, विकिरण। चालन और संवहन में माध्यम की जरूरत पड़ती है, विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चालन को आप धातु से, संवहन को पानी वाले उदाहरण से और विकिरण को सूर्य वाले उदाहरण से याद रखिए। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा संचालित होती है, देखिए दिया हुआ है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा होती है। तो द्रव वाला मैंने बताया था ना, ऐसे गैसों में भी संवहन द्वारा होती है। और विकिरण द्वारा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इससे सूर्य से आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा के चालक कहेंगे, जो नहीं होने देंगे कुचालक कहेंगे, उनको ऊष्मारोधी भी कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों को अच्छी तरह से
अवशोषण करती हैं, तो आपको ठंडक में गाढ़े कलर के और गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।